आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। अब प्योर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें कोई मिलावट ना हो। यहाँ पे देखो, मैं पिक्चर में घी दिख रहा है, प्योर घी लिखा है, यानी कि इसमें किसी और लो क्वालिटी की घी की मिलावट नहीं है। प्योर मिल्क लिखा है, आपने पैकेट पे देखा होगा, लिखा रहता है प्योर काउ मिल्क, यानी कि ये सिर्फ गाय का दूध है, इसमें किसी और जानवर का दूध नहीं मिलाया गया, यानी कि भैंस का मिक्स दूध नहीं है, सिर्फ गाय का दूध है। यही सब पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। मिक्सचर, सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम इस चीज़ को कैसे पता लग करते हैं कि जो हमने दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले, पानी, जूस जो हमने मार्केट से खरीदा है वो प्योर है या नहीं। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ these consumables? क्या आपने ध्यान दिया है कि इनके ऊपर प्योर शब्द लिखा रहता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स नो अडल्ट्रेशन। आम आदमी की बात करें तो प्योर का मतलब आम भाषा में क्या होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। बट फॉर अ साइंटिस्ट all these things are actually mixture of different substances, hence not pure. लेकिन एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के लिए सभी चीज़ें क्या होती हैं, मिक्सचर होती हैं अलग अलग चीज़ों का, इसलिए प्योर नहीं होता साइंटिस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। यानी कि दूध किस चीज़ का मिक्सचर है, पानी का, फैट का, प्रोटीन का और भी चीज़ों का। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. जब एक साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज़ प्योर है, इसका मतलब जो वो चीज़ है वो सभी, वो पूरी की पूरी एक ही तरह के पार्टिकल्स यानी कि एक ही तरह के कणों से बनी है और उन सबका एक ही नेचर है। A pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. यानी कि एक जो प्योर सब्सटेंस होता है वो किस चीज बना होता है, उसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more components. यानी कि जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो जो भी pure components, for examples, sea water, minerals, soils. What is a mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. यानी मिक्सचर किस चीज से बने होते हैं, एक से ज्यादा तरह के मैटर के प्योर फॉर्म से। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of इवापोरेशन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक। तो हमें ये पता है कि अगर पानी में हम नमक घोल देते हैं तो उसको अलग अलग किया जा सकता है। कैसे? पानी को आप उबालने रखो, सारा पानी उड़ जाएगा तो नमक रह जाएगा। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज itself a pure substance and cannot be separated by a physical process into chemical constituents। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक प्योर सब्सटेंस है और उसको आप फिजिकल प्रोसेस से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जिससे वो बना है उसको अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मेटल। इसी तरह शुगर में भी एक ही तरह का मैटर होता है, प्योर मैटर, एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि शुगर जब आप चखते हो तो पूरी की पूरी यानी कि जिस कंपोजिशन क्या होता है, बनावट जिस चीज से बनी है वो पूरी की पूरी एक ही जैसी है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक जिन्हें हम पीते हैं,
और मिट्टी ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। Whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties। यानी कि प्योर सब्सटेंस जो है उसका जो सोर्स होगा उसकी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि अगर एक प्योर सब्सटेंस है जो उसकी प्रॉपर्टी है और जिससे वो बना है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से, उसकी भी सेम प्रॉपर्टी होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। यानी कि एक मिक्सचर में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यानी कि एक मिक्सचर में क्या क्या अलग कंपोनेंट यानी कि चीज है जिससे वो बना है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के मिक्सचर हो सकते हैं। चलो हम इसके लिए एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी। या तो अपनी क्लास को आप 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो या फिर 4 दोस्त मिलकर कर सकते हो, ए बी सी डी। ग्रुप ए टेक्स अ beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder। यानी ग्रुप ए ने क्या लिया, 50 ml पाउडर लिया और एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर लिया। ग्रुप बी ने 50 ml पानी लिया और 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker। Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix them with the given component to form a mixture। अब जो ग्रुप C है और ग्रुप D है वो कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट और नमक अपने अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं और उन्हें मिला के मिक्सचर बना सकते हैं। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। उसके बाद आप देखें ध्यान से कि ग्रुप ए में टेक्सचर और यूनिफॉर्मिटी में क्या ऑब्जर्वेशन है, उसी तरह ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यानी कि जो ग्रुप ए और बी थे उनके पास जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन कैसी है, यूनिफॉर्म, यानी कि वो पूरा का पूरा एक ही जैसा है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस। अब इसको आसान एग्जांपल से समझें तो जैसे आपने नींबू पानी बनाया, तो जब आप नींबू पानी पीते हैं तो पूरे नींबू पानी का एक ही टेस्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप शुरू में पिया तो चीनी ज़्यादा लग रही थी, बाद में पिया तो चीनी कम लग रही है, शुरू में नींबू कम था बाद में नींबू ज़्यादा है। पूरा एक जैसा टेस्ट आता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इन्हीं तरह को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सोल्यूशन। सम अदर एग्जांपल्स आर सॉल्ट, आप पानी में नमक मिला दो, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में चीनी मिला दो। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ टू ग्रुप्स, though both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different। अब क्योंकि एक ने 1 चम्मच मिलाया था दूसरे ने 2 चम्मच, तो उनका कलर में इंटेंसिटी यानी कि एक में हल्का कलर होगा एक में ज़्यादा कलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर में भी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। ग्रुप सी और डी ने क्या किया था, फिजिकली 2 या 3 चीज़ें मिलाई थी। अब क्योंकि वो दोनों चीज़ें अलग अलग क्वांटिटी में थी, यानी कि अगर किसी में नमक ज़्यादा था तो हम उसमें सफ़ेद चीज़ ज़्यादा देख सकते थे, किसी में अगर पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा था तो उसमें लाल चीज़ें ज़्यादा देखती, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे। उनको हम क्या बोलते हैं, सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, इसके एग्जाम्पल और कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, यानी कि जो लोहे का चूरा होता है उसके साथ नमक कोई कम कोई ज़्यादा, सॉल्ट और सल्फर मिला दो, पानी और तेल मिला दो, ये सब क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल। अब एक और एक्टिविटी करते हैं। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। 4 दोस्त या क्लास को 4 हिस्सों में बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ सोल्यूशन दिए गए। A spatula full of copper sulfate, ग्रुप बी को पूरा एक स्पैचुला दिया। ग्रुप सी को चॉक पाउडर या फिर आटा दे दिया और ग्रुप डी को दूध या इंक दे दिया। Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod। Are the particles in the mixture visible? अब हर एक ग्रुप में इन जो जो ने चीज़ें दी गई थी उसे पानी में मिलाया और ऑब्जर्व किया। Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe
from the front, was the path of the beam of the light visible? अब सबने मिक्स करने के बाद टॉर्च से बीकर में लाइट मारी और उसे फ्रंट से देखा। अब ये देख रहे हैं कि क्या लाइट का पाथ है वो विजिबल है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर few minutes. Is the mixture stable or do the particles begin to settle away? अब उनको ऐसा कैसा छोड़ दो, क्या जो पार्टिकल्स थे वो कुछ देर बाद नीचे बैठ गए? फिल्टर करके देखो। अब रिजल्ट्स क्या है? ग्रुप ए एंड बी गॉट अ सोल्यूशन, ग्रुप सी गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी गॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन। अब एक सोल्यूशन एक सस्पेंशन कोलाइडल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। Now we shall learn about solution, suspension, colloidal in the following section. What is a solution? एक solution क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. यानी कि एक solution क्या होता है? दो या दो से ज्यादा का एक homogeneous mixture. You came across various types of solution in your daily life. Lemonade, soda water, etc. हमारे डेली लाइफ में नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, और भी ऐसे कई एग्जांपल्स होते हैं सोल्यूशन के। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it. जब भी हम एक solution की बात करते हैं तो या तो एक solid, liquid और gas आपस में, एक liquid में solid भी मिल सकता है जैसे चीनी मिला दी, liquid में हम, but we can also have solid solutions and gaseous solutions. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लिक्विड में सॉलिड भी होता है, लिक्विड में लिक्विड का भी सोल्यूशन होता है, लिक्विड में गैस का होता है, बल्कि दो सॉलिड्स का भी सोल्यूशन हो सकता है आपस में और दो गैस का भी। इन ए सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट अ पार्टिकल लेवल। सोल्यूशन में क्या होता है? होमोजेनिटी, यानी कि जो होमोजीनियस भी होता है पार्टिकल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेक्स द सेम थ्रू आउट, यानी कि जो नींबू पानी है उसका टेस्ट पूरा का पूरा एक जैसा होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरे में बराबर है। अब देखो यहाँ पे जो एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल and cannot be separated into their components by physical method। यानी कि दो मेटल का मिक्सचर या फिर एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय, और ये फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट हो सकते। फिजिकल मेथड जैसे कैसे हो गए? हैंड पिकिंग, विनॉय, फिल्ट्रेशन, इनसे ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसा होता है एलॉय? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। यानी कि जो ब्रास होता है, पीतल, उसमें क्या होता है? 30% होता है जिंक और 70% होता है कॉपर। A solution has a solvent and a solute as its components। एक solution में दो चीजें होती है, solvent और solute। The component of the solution that dissolves the other component in it, it is called the solvent। यानी कि इसको एग्जाम्पल की तरह समझो, यानी कि हमारे पास पानी और थोड़ा नमक है, तो हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट, और जिस चीज को मिला रहे हैं वो क्या हो गई? सॉल्यूट। यानी कि ज्यादा चीज जो क्वांटिटी में है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। वही जो चीज मिला रहे हैं वो सॉल्यूट होगी। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें सॉल्यूशंस और कुछ भी प्रॉपर्टीज के बारे में। एग्जांपल्स है, प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे। अ शुगर, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। यानी कि लिक्विड में सॉलिड सोल्यूशन है। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पे चीनी क्या है? सॉल्यूट, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल एट द सॉल्वेंट। यानी कि अल्कोहल में एक टिंक्चर होता है, एक चुटकी आयोडीन, तो आयोडीन क्या हो गया? सॉल्यूट, और अल्कोहल क्या हो गया?
solvent. Aerated drinks like soda water are gas and liquids, यानी कि जो ये कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर आता है इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, ये आपका लिक्विड, और गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस, जो हवा है वो क्या है, आपस में गैसेस का मिक्सचर. एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. एयर में दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%. The other gases are present in very small quantities. जो बाकी गैसेज हैं, आर्गन, हीलियम, ये बहुत कम क्वांटिटी है. प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, और हम सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. एक सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर. द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर. देखो 1 nm का मतलब यहाँ क्या हो गया, नैनोमीटर. नैनोमीटर क्या होता है, अगर 10 की पावर -9 है, यानी इसको ऐसे समझो कि 1 अपॉन में आप 1 के पीछे 9 जीरो लगा दो. सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसलिए हम इन्हें आंख से सिर्फ नहीं देख सकते. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है तो ये लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करते. सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता. हमने एक्टिविटी में चेक किया था. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन के जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं हम उसे फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते. जैसे कि अगर आपने नींबू पानी बना दिया तो आप छान के चीनी को, नमक को, पानी को अलग नहीं कर सकते. The solute particles do not settle down when left undisturbed. That is a solution is stable. यानी कि अगर आप नींबू पानी को बना के आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि उसमें नीचे चीनी बैठ गई है या नमक बैठ गया है. इसका मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल. कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. अब कंसंट्रेशन को आसान भाषा में आप इस तरह समझ लीजिए कि गाढ़ापन, कि कोई भी चीज कितनी गाढ़ी होती है, सबसे आसान भाषा में इस तरह है. In activity 2.2, we observed that group A and B obtained different shades of solution. So we understand that in a solution, the relative portion of the solute and solvent can be varied. ग्रुप ए और बी में हमने क्या पढ़ा था, एक ने तो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लिया था, दूसरे ने पूरा स्पैचुला लिया था. तो इनकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या थी, वेरिएशन थी, कम ज्यादा था. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन कॉल्ड बी आई डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड. ठीक है, आपने कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाया है या फिर कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर है, इस बेसिस पे हम उसे क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड. अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होती है तीनों टर्म. डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to obtained by group B. यानी कि ग्रुप ए ने थोड़ा सॉल्यूट डाला था और ग्रुप बी ने ज्यादा सॉल्यूट डाला था, तो जिसने थोड़ा सॉल्यूट डाला था वो क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बी की कंपैरिजन में. अब यहाँ एक और एक्टिविटी दी गई है. टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकर. दो बीकर्स में अलग अलग 50 ml पानी लीजिए. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. एक में नमक डालो, शुगर डालो या फिर बेरियम क्लोराइड डाल सकते हो. ठीक है, एंड बेरियम क्लोराइड दूसरे सोलर में कंटिन्यूस स्टिरिंग. When no more solute can be added, heat the content of the beaker to raise the temperature about 5 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जब चीजें उसमें घुलना बंद हो जाए तो उसे हल्का सा हीट अप करो, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ और फिर से सॉल्यूट डालो और फिर मिलाओ. इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज द सेम. क्या आपने जो सॉल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड मिलाया
सेम टेम्परेचर में क्या उसकी अमाउंट सेम है? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। यानी कि आसान भाषा में एक टेम्परेचर का है, आपने एक गिलास पानी लिया और आप उसमें चीनी मिलाए जा रहे हो, आप उसमें तब तक चीनी मिलाए जा रहे हो जब तक कि उसमें घुलना बंद ना हो जाए। यानी कि अगर हम उसको पानी को हल्का गर्म कर दें तो मिल सकती है, पानी को गर्म ना करें तो नहीं मिल सकती। उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at given temperature, it is called a saturated solution। ठीक है, जब solute और नहीं मिलाया जा सके टेम्परेचर पे तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility। यानी जितना solute हमने उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में यानी उस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जितना भी मिल चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी सॉल्युबिलिटी। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आपने 2 चम्मच चीनी मिलाई, वो पूरी तरह मिल गई और अब आप रुके हुए हो, आपने और मिला के नहीं देखी, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What would happen if were to take a saturated solution at a certain temperature and cool its solution? यानी कि क्या हो, हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया, यानी कि जिसमें उसमें जितना उसमें सॉल्यूट मिल सकता था हमने उसमें मिला दिया, अब हम उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature। अब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों की एक दिए गए सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है एक ही टेम्परेचर पे। हो सकता है, जैसे इसको ऐसे समझे, हमने 3 ग्लास ले लिए, तीनों में पानी है, एक में हम चीनी मिलाने की देखा, एक में नमक हमने तब तक मिलाया जब तक मिल रहा है, चीनी के साथ भी हमने ऐसा ही किया था, और तीसरे में कुछ और हो सकता है कि उसी एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी घुल जाए, हो सकता है उसी एक गिलास पानी में सिर्फ 5 या 6 चम्मच नमक घुले, और तीसरी चीज कुछ और। इसका मतलब कि सेम टेम्परेचर में अलग अलग चीजों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन को हम कैसे कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में। यानी कि अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले दे रखे इन्होंने 3 निकालने के। मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अब डाउन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि सॉल्यूट का मास है। अगर हमारे पास, मान लो आप इसको इस तरह समझो, 150 ग्राम हमने नींबू पानी बनाया तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 150। हमने उसमें 1 ग्राम नमक डाला तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 1 इंटू 100। फिर दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे हमने मास सॉल्यूट का डाल दिया वही, और अब यहाँ पे मास नहीं आएगा सॉल्यूशन की, वॉल्यूम आएगी। हम बीकर से उसकी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सेम, बीकर से हम या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सॉल्यूट की वॉल्यूम कलेक्ट कर लेंगे, अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड में, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम वो भी कैलकुलेट की जा सकती है, मेजर की जा सकती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करने के लिए। A solution contains 40 ग्राम of common salt in 320 ग्राम of water। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम कितना है? नमक, और 320 ग्राम पानी। यानी कि जो कम चीज होती है वो होती है सॉल्यूट, जो ज्यादा होती है वो होती है सॉल्वेंट। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि नमक, सिर्फ नमक कितना है? 40 ग्राम। अब हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए, यहाँ पे इसने वाटर का बताया, यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 40 प्लस 320 360। तो अब हम क्या करेंगे? 40 को 360 से डिवाइड इंटू 100 तो हमें ये मिल गई परसेंटेज हमारी, मास बाय मास परसेंटेज।
व्हाट इज अ सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? Non-homogeneous system, like those obtained by Group C in Activity 2.2, in which solids are dispersed in liquid, are called suspension. एक्टिविटी 2 में हमने क्या देखा था कि ग्रुप सी ने पानी में क्या मिलाया था? चॉक पाउडर, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो डिसॉल्व नहीं होते, जो घुलते नहीं है, नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended through the bulk of the medium. Particles of the suspension are visible to the naked eye. यानी कि वो सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का उल्टा. होमोजीनियस यानी कि जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेम होता है, जिसकी कंपोजिशन सेम, और हेट्रोजीनियस में नहीं होती. तो जिसके पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी कि वो मीडियम में, जो भी मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, गैसेस मीडियम है, उसमें सस्पेंड रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं, पड़े रहते हैं. लिक्विड होता है तो सेटल हो जाते हैं. लाइट पार्टिकल्स हैं एयर में तो फ्लोट करते रहते हैं, जैसे हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारे हमेशा ही फ्लोट करते रहते हैं. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, यानी कि हम नेकेड आई से सस्पेंशन के पार्टिकल्स देख सकते हैं. अब प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की. सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, हम इसे नॉर्मल आंख से पार्टिकल्स को देख सकते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल. सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, हम उन्हें देख पाते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जो हमने सॉल्यूट डाला है किसी भी सॉल्वेंट में, यानी कि चाहे आप पानी में अगर थोड़ी सी मिट्टी डालोगे, उसे घोल के रख दोगे, तो वो क्या होगी? एक सस्पेंशन. क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होगा? जो मिट्टी है वो बैठ जाएगी, वो एक सस्पेंशन है. दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल. इसका मतलब क्या है? सस्पेंशन अनस्टेबल. सॉल्यूशन क्या था? स्टेबल. दे कैन बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि हम सॉल्यूट को मिक्सचर में से फिल्टर से प्रोसेस कर सकते हैं. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter any more light. यानी कि जब पार्टिकल सेटल डाउन होकर नीचे बैठ जाते हैं, अब पार्टिकल्स नीचे बैठ चुके हैं तो सस्पेंशन अब ब्रेक हो चुका है, अब सस्पेंशन नहीं है. तो अब क्या होगा? जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी, उसका पाथ विजिबल नहीं होगा. अब उसी तरह आएगा दूसरा, कोलाइडल सॉल्यूशन. व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? The mixture obtained by Group D in Activity 2.2 is called a colloid or called a colloidal solution. यानी कि ग्रुप डी ने क्या किया था? पानी में या तो थोड़ा सा दूध मिलाया था या फिर इंक मिलाई थी. The particles of colloid are uniformly spread throughout the solution. ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली फैलते हैं, यानी कि हर जगह बराबर मिलेंगे आप. Due to the relative smaller size of the particles as compared to that of suspension, the mixtures appears to be homogeneous. अब क्या है? क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होता है, अगर हम सस्पेंशन के साथ इसकी तुलना करें, कंपेयर करें, तो हमें क्या लगता है? कोलाइडल एक होमोजीनियस. लेकिन ऐसा नहीं है. एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. फॉर एग्जांपल मिल्क. मिल्क क्या है? हेट्रोजीनियस. Because of the small size of colloid particles, we cannot see them with naked eyes. क्योंकि पार्टिकल साइज इनका भी बहुत छोटा होता है सॉल्यूशन की तरह, हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख पाते. But these particles can easily scatter a beam of visible light. लेकिन ये लाइट की बीम को इजीली स्कैटर कर सकते हैं. Tyndall effect after the name of scientist who discovered this method. अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. आपने कभी ध्यान दिया हो, कमरे की सफाई जब मम्मी कर रही होती है, तो अगर खिड़की से लाइट आ रही होती है तो हम क्या देख पाते हैं? उसके पार्टिकल्स देख पाते हैं. ठीक है, अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? पार्टिकल्स की वजह से. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole.
This happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी कि कॉपर सल्फेट का कैसा होता है, सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इसलिए लाइट स्कैटर नहीं होती। लेकिन मिल्क में पार्टिकल साइज इसके साइज से बड़ा होता है, इसलिए मिल्क क्या हमें दिखाता है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as a colloid in the dispersed air. Tyndall effect जंगल में भी देखा जा सकता है, जब सनलाइट आ रही होती है वो कैनोपी से आती है, ठीक है, और हवा में छोटे छोटे मिस्ट यानी कि पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं डिस्पर्स इन द मीडियम, जो कोलॉइड की तरह काम करते हैं। अब कोलॉइड की प्रॉपर्टीज, a colloid is a heterogeneous mixture. The size of particles of colloid is too small to be individually seen by naked eye. सस्पेंशन से बड़े होते हैं, सॉल्यूशन से सस्पेंशन से छोटे होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम इन्हें नेकेड आई से देख सकें। Colloids are big enough to scatter the beam of light passing through it and make its path visible. लेकिन इतने बड़े होते हैं कि एक बीम की लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। सस्पेंशन स्कैटर कर सकता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर सकता। They do not settle down when left undisturbed. That is, the colloid is quite stable. इसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते अगर उसे अनडिस्टर्ब कर दें, यानी कि कॉलॉइड एक क्या है, अगर एक तरफ सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ सस्पेंशन है तो कॉलॉइड एक बीच में, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की भी है और कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन की भी है। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, यानी filtration of के प्रोसेस से हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्पेशल टेक्निक नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कॉलॉइड पार्टिकल्स, यानी कि एक स्पेशल टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, हम उससे पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज, यानी कि जो सॉल्यूट जैसे पार्ट कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज, यानी कि जो कम चीज में होती है वो होती है डिस्पर्स फेज। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्स मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट की तरह जो होता है वो क्या कहलाता है, डिस्पर्स मीडियम, और जो सॉल्यूट की तरह होता है वो कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज। Colloids are classified according to the state, solid, liquid, gas, or the dispersing medium and the dispersed phase. ये 30 सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, डिस्पर्स फेज भी, डिस्पर्स मीडियम में। अब टेबल 2.1 में हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और क्लियर करने के लिए देखो यहाँ देखो, जो फॉग होती है, क्लाउड होती है, मिस्ट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, उन टाइप को एरोसोल, यानी कि डिस्पर्स फेज, जो कम उसमें चीज है वो कोई लिक्विड, और जो ज्यादा चीज है लेकिन वो गैस, यानी गैस में लिक्विड क्या कहलाता है, एरोसोल। स्मोक यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो कम मात्रा में यानी कम चीज में क्या है, सॉलिड्स, और ज्यादा में क्या है, गैस, इसको भी एरोसोल बोलते हैं। इसी तरह अलग अलग एग्जांपल दे रखते हैं, शेविंग क्रीम में लिक्विड ज्यादा होता है, गैस कम होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में सॉलिड कम होता है, लिक्विड ज्यादा होती है। अलग अलग चीजें दे रखी है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, अब मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे कैसे अलग किया जाता है, क्या क्या टेक्निक यूज होती है, हम वो पढ़ेंगे। We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. मैं ये पढ़ा, ये सीखा कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते ज़्यादातर। Different method of separation are used to get individual components from the mixture. अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग करने के लिए मिक्सचर में से। Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. Separations की वजह से हम
अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग कर पाए और उनकी स्टडी कर सकते हैं। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constraints by simple physical method like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. जो heterogeneous mixture होते हैं हम उन्हें physical method से यूज कर सकते हैं। हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना, जैसे आपने देखा होगा चावल या दाल साफ करते वक्त छोटे छोटे पत्थरों को हम हाथ से अलग कर लेते हैं, उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। फिल्ट्रेशन यानी कि अब चाय को आप छानते हो तो छलनी का यूज करते हो, वो एक फिजिकल मेथड हो गया। Some special technique have to be used for the separation of components of a mixture। अब कुछ स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है, हम वो सब पढ़ेंगे आगे क्या क्या टेक्निक है। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, यानी कि अगर एक डाई है तो डाई में से हम ब्लू और ब्लैक इंक कलर्ड कंपोनेंट है वो अलग कैसे कर सकते हैं। फिल अ बीकर विद वाटर, बीकर को आधा भर लें। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, एक वॉच ग्लास रखें। ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, कुछ इंक के फ्यू ड्रॉप्स वॉच ग्लास पे डालें। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, वी डोंट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। यू विल सी दैट इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। अब जैसे जैसे हीट ऊपर आने शुरू होगी, हीट की वजह से वॉच ग्लास में से इवापोरेशन शुरू हो जाएगा। Continue heating as evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass। हीटिंग करते रहें और तब उसको बंद कर दें जब आप कोई और चेंज ना देख सकें। वॉच केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे दिखा रखी है बीकर, बीकर के नीचे बर्नर से हीट दे रहे हैं। इंक में से ये वेपर्स निकल रहे हैं और जब पानी इवापोरेट हो जाता है तो सिर्फ इंक रह जाती है। We find that ink is a mixture of dye in water. Thus, we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation। तो हम volatile को non-volatile में से separate कर सकते हैं evaporation के थ्रू। How can we separate milk cream from milk, यानी कि दूध में से जो क्रीम है, मलाई, तो किस तरह निकाली जाती है। Nowadays, we get a full cream, toned and double toned varieties of milk पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स इन द मार्केट। मार्केट में आजकल टोन मिलता है, फुल क्रीम मिलता है, डबल टोन वैरायटीज ऑफ मिल्क। दीज वैरायटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, यानी कि अलग अलग दूध में अलग अलग फैट यानी कि चिकनाई अलग अलग क्वांटिटी में होती है। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क लो। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 minutes। If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner or used in the kitchen. If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese from milk। मिल्क चर्नर को आप ऐसे समझो ब्लेंडर। तो ब्लेंडर क्या करता है, जब आप उसे दूध में चलाते हो, ब्लेंडर घूमता है, वो क्या करता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें नीचे की तरफ फोर्स करता है और जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, तो उस वजह से हैवी पार्टिकल्स को नीचे की तरफ फोर्स करती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन और लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। इस तरह क्या होता है, जो मलाई है, जो फैट है, क्रीम दूध में से अलग हो जाता है। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper। For such particles, filtration techniques can be used for separation। अब कई बार क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो बहुत छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं करते। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि यही जिस तरह हम फैट अलग करते हैं दूध में से, यही टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लार्जर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। अब मशीन या फिर
रई जो होती है, जो मम्मी आपने देखा होगा दूध में डाल के खिलाती है, तो वो क्या करता है, फोर्स की वजह से हैवी पार्टिकल्स, डेंजर पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स ऊपर आते हैं और फिर वो ऊपर रह जाते हैं। ये होता है। अब एप्लीकेशन क्या होता है, यूज इन डायग्नोस्टिक फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूरिन और ब्लड टेस्ट में बीमारी पता करने के लिए। यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, मक्खन निकालने के लिए, मलाई के लिए। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, वॉशिंग मशीन में यूज करने के लिए जो ड्रायर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। हाउ कैन वी सेपरेट, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं जो आपस में घुल नहीं सकते, इमिसिबल यानी कि जो मिक्स नहीं हो सकते। तो यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, बेसिकली एक डिवाइस है, इसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। इससे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं दो लिक्विड को, जो मिक्सचर और जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, उसमें हमने उसको फिल कर लिया। अब जो लाइटर है वो ऊपर आ जाता है, जो हैवी है वो नीचे आ जाता है। ये देखो कैरोसिन ऑयल लाइटर है, तो वो पानी के ऊपर आ गया, पानी नीचे रह गया। स्टॉप कॉक होता है, हम यहाँ से खोलते हैं, सारा पानी निकालते हैं, क्लोज करते हैं, तेल और पानी अलग हो जाता है। एक्टिविटी पढ़ते हैं, चलो। लेट अस ट्राई टू सेपरेट kerosene oil from water using a separating funnel. Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so that the separate layers of oil and water are formed. डाल तो सेपरेटिंग फनल में, उसको डिस्टर्ब मत करो थोड़ी देर तक, पानी और वो अलग अलग ऊपर नीचे आ जाएंगे। ओपन द स्टॉप कॉक of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. नीचे आराम आराम से पानी को निकाल लें। Close the stop cock of the separating funnel as the oil reaches the stop cock. जब तेल स्टॉप कॉक तक पहुंच जाए तो उसे आराम से बंद कर दीजिए। नाउ एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, सेपरेटिंग फनल की, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल अगर मिल जाए तो उसे अलग अलग कैसे किया जाए, इस तरीके से। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी लोहा उसकी खान में से निकालने में भी यूज होता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड एंड लीव द मोल्टर आयरन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। जब हम ओर को पिघलाते हैं तो क्या होता है, स्लैग, स्लैग को आप इस तरह समझ लीजिए, गंदगी, इम्प्योरिटीज जो होती है आयरन में वो ऊपर रह जाती है और फर्नेस भट्ठी में पिघला हुआ आयरन नीचे रह जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट immiscible liquid separate out in layer depending upon their density. डेंसिटी का मतलब वही आप इस तरह समझो कि गाढ़ापन, जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो बैठ जाएगा नीचे, जो कम गाढ़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, अब यहाँ पे दो सॉलिड है, सॉल्ट और कैम्फर, हम इसके मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state on heating. अब जो कपूर होता है वो सॉलिड से गैसेस में चला जाता है हीट करने पे। So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable purity, the sublimation process is used. अब ऐसे को जो जिसमें एक हीट करने पे इवापोरेट हो जाता है, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस की वजह से, और दूसरा नहीं होता, इस सब के लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक फनल को उल्टा करके रख दिया, इस चाइना डिश में कपूर और नमक मिले हुए हैं। अब हमने जब हीट करना शुरू किया तो कपूर डायरेक्टली गैस में चेंज होता है और ऊपर से हमने बंद कर दिया ऐसे कॉटन प्लग से, तो यहाँ पे तो कैम्फर जमा हो गया और नीचे हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ सॉल्ट। इस डाई is the dye in black ink a single or colored। अब हम यहाँ से इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।